हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ रेगुलरली बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड के नोवेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो यह चैनल पर अपलोड होंगी। सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 49 के पार्ट पे। अब आगे याओ लाओ ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई एक आत्मा को समायोजित करने के लिए एक साधारण शरीर को परिष्कृत कर ले तो यह स्वाभाविक रूप से इतनी परेशानी वाली बात नहीं होगी। हालांकि किसी की आध्यात्मिक शक्ति जितनी मजबूत होगी, शरीर की आवश्यकताएं उतनी ही अधिक कठोर होंगी। वर्तमान में मेरी आध्यात्मिक शक्ति काफी मजबूत है, इसलिए यदि मैं एक मजबूत शरीर का उपयोग नहीं करता तो यह संभव है कि मेरी आत्मा नए शरीर को तब तक फुलाती रहेगी जब तक कि वह उसमें प्रवेश करने के बाद फट न जाए। हालांकि मुझे लगता है कि यदि आप इन सभी औषधीय सामग्रियों को इकट्ठा करने में कामयाब रहे और एक ऐसे शरीर को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया जो भविष्य में एक आत्मा को समायोजित कर सके, तो यह संभावना है कि मेरी आत्मा के साथ विलीन होने के बाद मेरी ताकत उस समय की तुलना में अधिक मजबूत होगी जब मैं अपने चरम पर था। नया शरीर, आखिरकार मेरी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति उस समय की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। याओ लाओ हंसे। यह सुनने के बाद जियोयान को केवल थोड़ी खुशी महसूस हुई। सु कियान और अन्य लोगों ने जिस तरह से याओ लाओ को संबोधित किया, उसे सुनकर कोई भी बता सकता है कि उस समय याओ लाओ को एक सच्चा कुलीन डू जून होना चाहिए था। यदि कोई इस स्तर से थोड़ा अधिक मजबूत होता तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि वह एक विशिष्ट डूशेंग होता जो केवल किंवदंतियों में मौजूद होता। ऐसा लगा जैसे याओ लाओ ने जियोयान के उस प्रसन्न चेहरे को देखकर उसके कुछ विचारों का अनुमान लगा लिया हो। उन्होंने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, आप दिवास्वप्न देखना बंद कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि एक विशिष्ट डूशेंग पर पहुंचना वास्तव में इतना आसान है? अगर मुझमें सचमुच उस तरह की ताकत होती तो अगर मैं आपकी छोटी प्रेमिका के परिवार में आपकी शादी का प्रस्ताव रखने में मदद करने के लिए जाता तो वे भी मेरे साथ गंभीरता से व्यवहार करते। जियोयान चौंक गया, उसका दिल तुरंत थोड़ा हिल गया। याओ लाओ के इन शब्दों से वह जूनेर के रहस्यमय कबीले की भयावह ताकत को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वे उसके साथ गंभीरता से तभी व्यवहार करेंगे जब याओ लाओ डूशेंग कक्षा में पहुंचे। दूसरे शब्दों में, केवल डू जून की ताकत पर भरोसा करके उनके लिए उसे गंभीरता से देखना वास्तव में कठिन था। जियोयान ने ध्यान से अपनी भौहें सिकोड़ ली और मन ही मन आह भरी। वह जूनेर के स्कूल से संबंधित थी। यह वास्तव में इतना मजबूत था कि एक कुलीन डू जून जो महाद्वीप पर हावी होने के लिए पर्याप्त था, को इतना भयभीत कर दिया। ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी बहुत लंबी यात्रा करनी है। ठीक है छोटे भाई, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रतिभा से मेरा मानना है कि देर सबेर आप में वास्तव में अपनी उस प्रेमिका से तुलना करने की क्षमता आ जाएगी। हाँ, एक 20 वर्षीय संभ्रांत गवान। कोई यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि इस महाद्वीप में ऐसी उपलब्धि अकेले आपकी है, लेकिन यह अनगिनत लोगों को नीचा दिखाने के लिए पर्याप्त है। जब याओ लाओ ने जियोयान का तेजी से बदलता चेहरा देखा तो मुस्कुराए और जियोयान को सांत्वना दी। जियोयान ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने अपना सिर उठाया और याओ लाओ की ओर देखा। उसका मुंह हिल गया। रुक कर बोलने का उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो कुछ कहना चाहते हो। मुझे पता है कि आप अपनी प्रेमिका के उस समूह में बहुत रुचि रखते हैं। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर आपको अभी बताई जाए तो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं कि उनका गोत्र प्राचीन काल से चला आ रहा है। उनके पास बेहद भयावह ताकत है और एक विशेष प्रतिभा है जिसका मुकाबला करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल है। छोटे साथी, डू क्यूई महाद्वीप बहुत बड़ा है। अब आप जिन चीजों के संपर्क में आए हैं वे हिमशैल का एक कोना मात्र है। भविष्य में आपको धीरे धीरे एहसास होगा कि यह लगभग अंतहीन महाद्वीप और भी दिलचस्प है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और बस मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जियोयान ने धीरे धीरे कुछ बर्फीली हवा की गहरी सांस ली। एक बार जब उसने अपने दिल में बेचैनी को दबा लिया तो उसने हल्का सा सिर हिलाया। उसके चेहरे पर भी अतीत की शांति वापस आ गई। तुम्हें अब शांति से स्वस्थ हो जाना चाहिए। इस बार जब तुमने मुझे जगाया तो तुमने खुद को इतनी थकी हुई अवस्था में बदल लिया था। यदि आपने परिणामों की उचित परवाह किए बिना जारी रखा होता तो हो सकता है कि आप अपनी ताकत को थोड़ा नुकसान पहुंचाते। याओ लाओ ने जियोयान के कंधों को थपथपाया और मुस्कुराते हुए बोला। जियोयान ने सिर हिलाया। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर अचानक उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक स्क्रॉल और एक अजीब आकार की जेड बोतल निकाली। वहां एक औषधीय गोली थी जो जेड बोतल के भीतर चुपचाप पड़ी हुई ताजा खून से एकत्रित हुई प्रतीत होती थी। क्या इस औषधीय बोतल में वास्तव में एक ऊर्जा सील के निशान है? यह औषधीय गोली। जैसे ही जेड बोतल सामने आई, याओ लाओ की निगाहें ध्यान से उस पर टिक गईं। यह विशेष रूप से तब था जब उसकी नजर उसके भीतर रखी लाल रंग की औषधीय गोली पर पड़ी। धीरे धीरे उसके बूढ़े चेहरे पर गंभीरता उभर आई और उसने अपनी आवाज दबाते हुए चुपचाप पूछा, शिक्षक, यह औषधीय गोली कुछ ऐसी है जिसके बारे में आपने मुझे संयोग से बताया था? जीवन भक्षण करने वाली गोली। जियोयान की अभिव्यक्ति भी काफी गंभीर हो गई। उनकी आवाज को भी तब तक दबाया गया जब तक वह बहुत धीमी न हो गई। केवल वे दोनों ही इसे सुन सकते थे। यह वास्तव में यही चीज है। याओ लाओ की आंखें सिकुड़ गईं। उसने धीरे धीरे ठंडी हवा का झोंका लिया। खून के रंग की औषधीय गोली के साथ साथ औषधीय बोतल जिसमें ऊर्जा सील के निशान थे को देखकर उसने पहले ही कुछ अनुमान लगा लिया था। तुमने इस चीज को कैसे पकड़ लिया? जहां तक मुझे पता है उसके अनुसार यह औषधीय गोली अपने निर्माता के साथ महाद्वीप पर रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। याओ लाओ ने अपनी भौहें बुन ली।
जैसे ही उसने कहा, मुझे मत बताओ कि यह औषधीय फॉर्मूला है, उसकी नजर अचानक बगल में पड़े स्क्रॉल पर पड़ी। हाँ, यह लाइफ डिवोरिंग पिल का औषधीय फॉर्मूला है। जियोयान ने अपना सिर हिलाया और असहायता से कहा, यह चीज कुछ ऐसी है जो मेरे दूसरे भाई ने पहाड़ों की गहराई में प्राप्त की थी। यही वजह है कि मैं शिक्षकों से मदद मांगना चाहता हूँ। मुझे यह मत बताना कि तुम्हारे दूसरे भाई ने यह औषधीय गोली खाई है। जब याओ लाओ ने जियोयान के चेहरे पर बढ़ी हुई असहायता देखी तो वह फूट फूट कर मुस्कुराया और अपना दर्द भरा सिर रगड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने आह भरते हुए कहा, यह लाइफ डिवोरिंग पिल किसी व्यक्ति को बेहद कम समय के भीतर एक विशिष्ट डू-वांग बनने की अनुमति देने में सक्षम हो सकती है, लेकिन यह किसी के जीवन के शेष सभी का आदान प्रदान करके प्राप्त किया जाता है। इस औषधीय गोली का सेवन करने वाले व्यक्ति की आयु अधिकतम 3 वर्ष होगी। मेरे दूसरे भाई की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। जियोयान की अभिव्यक्ति डूब गई और उसने धीरे से कहा, उस समय दूसरे भाई ने सोचा था कि जब मैं भूमिगत फंस गया था तो मैं मर गया था। कबीले का बदला अभी लिया जाना बाकी था। अपनी निराशा में वह केवल अपनी जान जोखिम में डाल सकता था और लाइफ डिवोरिंग पिल निगल सकता था। याओ लाओ कड़वाहट से मुस्कुराया। जियो कबीले की सभी संतानों में ऐसे अडिग चरित्र क्यों थे? शिक्षक, मुझे यह मत बताइए कि वास्तव में इस जीवन भक्षी गोली के प्रभाव को खत्म करने का कोई साधन नहीं है। जियोयान की नजर याओ लाओ पर पड़ी और उसने कुछ जरूरी और अपेक्षित तरीके से पूछा। जब याओ लाओ ने जियोयान की गंभीर दृष्टि का अध्ययन किया तो वह मौन हो गया। यह लाइफ डिवोरिंग पिल उस समय कीमियागर ग्रैंडमास्टर की उत्कृष्ट कृति थी। औषधीय गोली के जन्म से काफी हंगामा हुआ था। इसके प्रभाव को खत्म करना काफी मुश्किल होगा। जियोयान की धीरे धीरे निराश होती आंखों के सामने अपना मुंह खोलने से पहले याओ लाओ ने एक पल के लिए सोचा। हर चीज विपरीतता को जन्म देती है। यदि कोई जहर है तो एक मारक औषधि भी होनी चाहिए। हालांकि मुझे इस बारे में पूर्ण विश्वास नहीं है कि क्या इस जीवन भक्षी गोली के प्रभाव को कम करना वास्तव में संभव है। हम इसे आजमा सकते हैं। जियोयान ने राहत की सांस ली जब उसने सुना कि याओ लाओ ने सभी आशाओं को अस्वीकार नहीं किया है। उन्होंने याओ लाओ को स्क्रॉल और औषधीय बोतल सौंपी और आह भरते हुए कहा, चूंकि यह मामला है, मैं शिक्षक को इस चीज का अध्ययन करने में मदद करने के लिए परेशान करूंगा। अगर इसे पूर्ववत करने का कोई तरीका हो तो यह स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा होगा। यदि नहीं, आइए भाग्य को स्वर्ग पर छोड़ दें। याओ लाओ ने सिर हिलाया। उन्होंने दोनों चीजें प्राप्त की और अपने विचार व्यक्त करने से पहले उन्हें अपने हाथ में तौला। आपको याद रखना चाहिए कि जीवन को नष्ट करने वाली गोली का जिक्र किसी से न करें। तुम्हें अपने दूसरे भाई को भी याद दिलाना चाहिए, अन्यथा यह कुछ परेशानी लाएगा। मैंने दूसरे भाई को पहले ही इसकी सूचना दे दी है। जियोयान मुस्कुराया। वह कोई नौसिखिया नहीं था जो हर चीज से अनजान था। बाहरी दुनिया में प्रशिक्षण से उनका अनुभव और परिष्कार उनकी उम्र से कहीं अधिक था। याओ लाओ भी जियोयान की सतर्कता से आश्वस्त थे और उन्होंने इसके बारे में अधिक पूछताछ नहीं की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपने पहले ही सब कुछ हिसाब कर लिया है। अब आपके आराम करने और स्वस्थ होने का समय है। पहले अपनी ताकत पुनः प्राप्त करो, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह सुनकर जियोयान भी मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह पालती मारकर बैठ गया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। एक क्षण बाद जियोयान को अपने प्रशिक्षण मोड में प्रवेश करते देख याओ लाओ ने असहायता से अपना सिर हिलाया। उसने अपने हाथ में मौजूद स्क्रॉल को देखा, कड़वाहट से मुस्कुराया और धीरे से बोला, यह व्यक्ति वास्तव में जीवन भक्षण करने वाली गोली के औषधीय फॉर्मूले पर भी अपना हाथ जमाने में सक्षम था। हालांकि इसे पूर्ववत करने की विधि प्राप्त करना कहने से आसान है। याओ लाओ ने अपना थोड़ा दर्द भरा सिर रगड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था। उनका शिक्षक होना आरामदायक नहीं था। इस बार याओ लाओ को जगाने के लिए जियोयान को न केवल अपने शरीर के भीतर की सारी डू-क्यूई को तब तक निचोड़ना पड़ा जब तक कि वह पूरी तरह से खाली न हो जाए, बल्कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति को भी काफी झटका लगा। हालांकि यह सौभाग्य की बात थी कि याओ लाओ पहले ही पुनः जागृत हो चुका था। इस सुरक्षित अभिभावक के साथ जियोयान को अब उसे परेशान करने वाले अन्य मामलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए वह पूरी तरह से आराम करने और स्वस्थ होने के लिए अपने प्रशिक्षण मोड में प्रवेश करने में सक्षम था। अब बाहरी दुनिया के थोड़े से प्रभाव के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस तरह की शांत पुनर्प्राप्ति के माध्यम से, जो किसी भी विकर्षण से रहित थी, जियोयान का खाली शरीर धीरे धीरे डू-क्यूई की लहरों से भर गया था। हरे भरे पहाड़ी जंगल के भीतर एक शांत पर्वत शिखर पर जियोयान पालथी मारकर बैठा था। उनका शरीर चट्टान के समान स्थिर था। उसने जरा सी भी हलचल नहीं की, यहाँ तक कि जंगली हवा के कारण उसके वस्त्रों के फड़फड़ाने की आवाज भी आने दी। काले कपड़े पहने उस युवक के चारों ओर हवा में उतार चढ़ाव हो रहा था। प्राकृतिक ऊर्जा की तरंगें उसके शरीर में निरंतर प्रवाहित होने से पहले उसके चारों ओर रिसने लगीं। बढ़ती हुई ऊर्जा की गति बहुत प्रचंड होने के कारण वह उसके शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा भंवर बनाती हुई दिखाई देने लगी। उस भंवर के मध्य में वह शरीर था जो बिल्कुल अथाह गड्ढे के समान था। इस गति के धीरे धीरे कम होने से पहले ऊर्जा अवशोषण का यह रूप लगभग 1 घंटे तक जारी रहा। एक क्षण बाद ऊर्जा भंवर की क्रमिक तरंगें अंततः धीरे धीरे बिखरने लगीं। ऊर्जा के भंवर के बिखरने से युवक का स्थिर शरीर थोड़ा कांप उठा। उसकी कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। जियोयान ने अपनी दोनों आंखें खोली। भीतर से गहरे हरे रंग की लौ के 2 पदार्थ जैसे गुच्छे बाहर निकले। हालांकि एक पल बाद लौ ने एक सुओ ध्वनि उत्सर्जित की और प्रकाश तेजी से लुप्त होने से पहले वापस उसकी आंखों में समा गई।
उसके सीने में दबी हुई गंदी हवा का एक कौर उसके गले में घूमने लगा और अंततः जियोयान ने उसे बाहर निकाल दिया। जैसे ही यह गंदी हवा बाहर निकली, जियोयान के चेहरे पर हल्की जेब जैसी चमक की एक परत उभर आई। पिछले दिनों उसकी भौहों के बीच जो थकान छिपी हुई थी वह भी इस समय बिल्कुल गायब हो गई थी। जियोयान ने अपना हाथ धीरे से लेकिन कसकर भींच लिया। ताकत से भरे होने की भावना ने जियोयान के मुंह के कोने पर अनायास ही मुस्कान ला दी। स्वास्थ्य लाभ के इन लगभग 7 दिनों के माध्यम से वह अंततः अपने शरीर के भीतर डूक्यूई की थकावट के साथ साथ अपनी आत्मा को मिले आघात से पूरी तरह से उबर गया था। इसके अलावा उसे अप्रत्याशित इनाम भी मिला था। इससे ठीक पहले कि वह रुका था, जियोयान को स्पष्ट रूप से हल्का सा एहसास हुआ कि उसके शरीर में डूक्यूई पहले की तुलना में थोड़ी अधिक शक्तिशाली हो गई है। हालांकि वह अभी भी दवांग वर्ग के शिखर पर था, प्रत्येक स्तर में ऊपरी और निचले स्तरों के बीच अंतर था। लगातार अधिक शक्तिशाली डूक्यूई बार बार बढ़ते पानी की तरह थी। देर सबेर यह और भी ऊंचे अंक तक पहुंच जाएगा। उस समय यह वह क्षण होगा जब जियोयान डुहुआंग वर्ग में प्रवेश कर गया। अतीत में उसकी ताकत बढ़ने और जियोयान के 2 साल तक मृत्यु की स्थिति में रहने के कारण जागने के बाद उसे अपने शरीर के भीतर की ताकत को पूरी तरह से नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही थी। इसलिए जियोयान इस पूरे समय एक गतिरोध में प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि पिछले 2 महीनों के बाद जब उसने अपने शरीर के भीतर पूरी तरह से डूक्यूई का उपयोग कर लिया था, जियोयान का अपने शरीर के भीतर की ताकत पर नियंत्रण और परिचितता बहुत बढ़ गई थी। इसकी वजह यह थी कि उसे लगा कि अब उसकी ताकत बढ़ गई है और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है और अपनी ताकत वापस पा चुका है। इस प्रकार की स्थिति कुछ ऐसी थी जिसे अतीत में करना बहुत कठिन था। हालांकि एक बार जब यह प्रकट हुआ तो इसका मतलब था कि वर्तमान जियोयान ने पहले ही अपने शरीर के भीतर की ताकत को नियंत्रित करना शुरू कर दिया था और अपनी ताकत को लगातार बढ़ाने की योग्यता तक पहुंच गया था। जियोयान ने भी अपने दिल में इस बात को स्पष्ट रूप से समझा। यही कारण था कि जब उसे अपनी ताकत बढ़ने का एहसास होता था तो उसे बहुत खुशी महसूस होती थी। जियोयान विशाल चट्टान से उठ खड़ा हुआ। उसने एक ऊंचे सुविधाजनक स्थान से पेड़ों के समुद्र को देखा जो उसकी दृष्टि के किनारे तक फैला हुआ था। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके हाथ ने आदतन एक बेहद परिचित अजीब सी सील बनाई और तुरंत धीरे से उसे आगे की ओर धकेल दिया। हाथ की सील को आगे बढ़ाया गया और हवा चली। बेशक जियोयान स्वाभाविक रूप से ओपन माउंटेन सील का बेतरतीब ढंग से उपयोग नहीं करेगा क्योंकि ऐसा करने में उसकी डूक्यूई अत्यधिक थक गई थी। इसलिए इस विशेष ओपन माउंटेन सील से कोई गतिविधि नहीं हुई। किसी भी डूक्यूई का उपयोग न करने के बावजूद जहां भी हाथ की सील गुजरती थी वहां हवा धीरे धीरे तरंगित होती थी। हालांकि लहर बेहद छोटी थी, लेकिन यह पूरी तरह से रहस्यमयी हाथ की मोहर पर निर्भर होकर हिल गई थी। हालांकि मैंने इस ओपन माउंटेन सील का इतने लंबे समय तक अभ्यास किया है, फिर भी मैं इसे मुश्किल से ही समझ पा रहा हूं। यह वास्तव में डी क्लास हाई लेवल 2 तकनीक होने के योग्य है। इसका अभ्यास करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जियोयान ने धीरे से अपने हाथ की सील खोल दी और उसके पैरों पर अचानक चांदी के रंग की हल्की चमक आ गई। उसका शरीर कांप उठा और एक बात की छवि मूल स्थान पर बनी रही। उसका शरीर भूत की भांति चुपचाप आकाश में उड़ गया था। 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का रहस्य ऐसा था कि जियोयान वास्तव में डूक्यूई पंखों की एक जोड़ी के समर्थन के बिना भी आकाश में एक छोटे क्षण के लिए रुकने में सक्षम था। जियोयान की आकृति एक क्षण के लिए आकाश में रुक गई। जियोयान की पीठ से सुंदर जेड हरे पंखों की एक जोड़ी निकली। उसने उन्हें धीरे से फड़फड़ाया और अपने उतरते शरीर को स्थिर किया। मौजूदा 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को पहले ही दूसरे स्तर इंस्टेंट लाइटनिंग स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था। मैं वास्तव में नहीं जानता कि मैं उस अंतिम स्तर 3000 लाइटनिंग में कब प्रवेश कर पाऊंगा। जियोयान ने अपना सिर नीचे किया और आह भरने और बोलने से पहले अपने पैरों के नीचे बिजली के टिमटिमाते धागों का अध्ययन किया। वह वास्तव में उस स्तर के लिए तरस रहा था जिसमें उसे वह भयावह गति प्राप्त हुई जिसका उल्लेख याओ लाओ ने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट में पूर्ण महारत हासिल करने पर किया था। के छोटे साथी, क्या तुमने अंततः अपनी ताकत वापस पा ली है? जब जियोयान सोच रहा था तो अचानक याओ लाओ की हंसी सुनाई दी। तेज हवा की आवाज से तुरंत ऐसा लगा जैसे जियोयान के सामने कुछ हद तक एक भ्रामक मानव आकृति दिखाई दे रही हो। जियोयान मुस्कुराया और सिर हिलाया जब उसने अपने सामने मुस्कुराते हुए याओ लाओ का सामना किया। ऐसा लगता है कि आप न केवल अपनी चोटों से पूरी तरह ठीक हो गए हैं, बल्कि आपकी ताकत भी बढ़ गई है। याओ लाओ ने जियोयान की गहरी काली आंखों में छिपी छोटी सी चमक को देखकर अपनी बाहें ऊपर उठाईं। वह कुछ आश्चर्यचकित होकर बोला। वर्तमान में वह पहले से ही उस स्थिति के बारे में जानता था जहां जियोयान की ताकत भूमिगत होने पर बढ़ गई थी। इसलिए उसे काफी आश्चर्य हुआ कि जियोयान अपने शरीर के भीतर की ताकत को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम था और इतने कम समय में अपनी ताकत को एक बार फिर से बढ़ने दिया। मुझे ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर छोड़े हुए कई महीने हो गए हैं। अगर मैं अभी भी अपनी ताकत को नियंत्रित करने में असमर्थ हूं तो क्या मेरे पास जियामा साम्राज्य में लौटने की योग्यता होगी? जवाब देते हुए जियोयान मुस्कुराया। जियामा साम्राज्य हो के यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि पलक झपकते ही हम उस साम्राज्य से 3 साल से अधिक समय के लिए दूर हो गए। याओ लाओ धीरे से हंसे। यह सही है, 3 साल। जियोयान मंद मंद मुस्कुराया। पहले 3 वर्षों में उन्हें नालन यारान द्वारा सगाई तोड़ने से अपमान सहना पड़ा था। दूसरे 3 वर्षों में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय द्वारा उसका पीछा किया गया जब तक कि वह एक कुत्ते की तरह नहीं हो गया जिसने अपना घर खो दिया था और उसे दयनीय तरीके से साम्राज्य से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा।
हालांकि उन्होंने पहले 3 वर्षों के अपमान का पूरा बदला पहले ही चुका लिया था। यह दूसरा शायद लंबा ना हो। आप कब लौटने की योजना बना रहे हैं? अपनी वर्तमान ताकत के साथ आपके पास पहले से ही मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को चुनौती देने की योग्यता है। जल्दी, एक बार जब मैं इस स्थान पर कुछ मुद्दों का निपटारा कर लूंगा तो मैं जा सकता हूँ। जियो यान मुस्कुराया और उसने धीरे से उत्तर दिया, वर्तमान में मेरे पास भी ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के भीतर कुछ ताकत है। इस बार मैं कई विशेषज्ञों को वापस लाऊंगा। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में कई मजबूत लोग हैं। इसके अलावा इसके पास जिया मा साम्राज्य के भीतर काफी मजबूत संग्रह क्षमता भी है। अगर मैं अकेले लौटता तो मेरी जोड़ी के लिए 4 हाथों को हराना मुश्किल होता। अगर मैं अकेला हूं तो ठीक है, यदि मैं उन्हें हरा नहीं सकता तो मैं पलट सकता हूं और भाग सकता हूं। हालांकि जियो कबीले के सदस्य जिया मा साम्राज्य के भीतर नहीं रह सकते, इसलिए इस बार कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। याओ लाओ ने कुछ आश्चर्य के साथ अपने सामने मुस्कुराते हुए युवक का अध्ययन किया। एक क्षण बाद उसने उसके सिर को थपथपाया और प्रसन्न स्वर में कहा, छोटा साथी वास्तव में बड़ा हो गया है। अब आप वह आवेगी बच्चा नहीं रहे जो आप तब थे। अब आप वास्तव में पूरी स्थिति के बारे में इतने गहरे विचार एकत्र करने में सक्षम हैं। उस समय जियो यान अपने पिता के लापता होने के कारण क्रोध में आ गया था। उसने एक बार फिर से मिस्टी क्लाउड संप्रदाय पर बेहुदा हमला किया और पहले बुजुर्ग यूनलिन को मार डाला, जो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो जान सकता था कि उसके पिता कहाँ थे। न केवल उसने अपने लापता पिता की राह पूरी तरह से खोद दी, बल्कि उसने दोनों पक्षों के बीच रिश्ते को भी पूरी तरह से तोड़ दिया और इस हद तक टूट गया कि वे अब नश्वर दुश्मन बन गए। यह वास्तव में बहुत लापरवाही थी। उस समय की तुलना में न केवल वर्तमान जियोयान की ताकत में काफी प्रगति हुई थी, बल्कि उसका चरित्र भी शांत हो गया था। 3 साल में वह युवक एक मजबूत व्यक्ति में बदल गया था, जिसमें वास्तव में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता थी। शिक्षक, अतीत में जो हुआ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याओ लाओ की बातों के सामने जियोयान भी कुछ हद तक शर्मिंदा था। याओ लाओ की राहत भरी प्रसन्न मुस्कान का सामना करने पर जियोयान भी थोड़ा मुस्कुराया। वह धीरे से घुमा और दूर उत्तर की ओर अपनी दृष्टि डाली। उस दिशा में हजारों किलोमीटर दूर एक साम्राज्य था जिसे जियामा साम्राज्य कहा जाता था। इसमें एक संप्रदाय था जिसे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय कहा जाता था। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय, बस प्रतीक्षा करें, जल्द ही हम फिर मिलेंगे। जियोयान के चेहरे पर एक फीकी ठंडी मुस्कान आ गई। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।